नमस्कार, मैं दलीप सिंह एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। अब इस भर्ती परीक्षा के लिए ये बुक दिखा रखी है आपको, आर्मी सामान्य विज्ञान एसके बुक्स, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी बुक के अकॉर्डिंग आज हम प्रकाश का जो टॉपिक है उसके बारे में बातचीत करेंगे और उसमें भी जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। तो भी पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की प्रकृति होती है कि भाई प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, डुअल नेचर होती है भाई लाइट की दोहरी प्रकृति। और इसमें सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि भी जो प्रकाश है वो कण के रूप में चलता है, पार्टिकल के रूप में चलता है, तो वो कणीय प्रकृति कहलाई थी। उसके बाद हाइगेन आया, हाइगेन ने भी अपने विचार दिए प्रकाश के बारे में और उन्होंने कहा कि प्रकाश कण के रूप में ना चलकर तरंग के रूप में चलता है, तो वो हाइगेन का सिद्धांत कहलाया था। तो आप ध्यान रखोगे कि प्रकाश की प्रकृति भाई कणीय भी है, तरंगीय भी है। तो ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ए व बी दोनों। साथ साथ ध्यान रखना है कि जो कणीय प्रकृति है उसका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। इसी तरह जो तरंगीय प्रकृति है इसका सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेन ने। भाई हाइगेन ने क्या कह दिया? हाइगेन ने कहा था कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है, वेव के रूप में चलता है। और न्यूटन ने क्या कहा था कि जो प्रकाश है वो पार्टिकल के रूप में चलता है, कण के रूप में। पैकेट होते हैं भी कणों के, फोटोन कहलाते हैं जो, और दोनों को ही इनकी प्रकृति माना गया। तो आप ध्यान रखोगे कि भी प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, कणीय भी और तरंगीय भी। अब तरंगीय में भी आगे ध्यान रखना आपको कि जो प्रकाश की तरंगीय प्रकृति है वो भी कैसी? अनुप्रस्थ होती है भी, अनुप्रस्थ, जिसको इंग्लिश में ट्रांसवर्स कहेंगे, ट्रांसवर्स, ये भी ध्यान रखना है साथ साथ। अब अनुप्रस्थ में क्या होता है कि जो माध्यम के कण हैं वो तरंग की दिशा के लंबवत गति करते हैं। भाई जैसे तरंग की दिशा आगे की ओर जा रही है और जो माध्यम के कण हैं इसकी दिशा के लंबवत गति करते हैं भाई, जैसे ये दिखा रखा है इस तरह से कि जो माध्यम के कण हैं वो ऊपर नीचे इस तरंग की दिशा की लंबवत गति करते हैं, तो वो अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। इसी तरह एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, तो उसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के सापेक्ष गति करते हैं, तो वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है जो ध्वनि की तरंग होती है। तो ध्यान रखोगे यहाँ पर कि जो प्रकाश की तरंग है वो क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है, अभी ट्रांसवर्स होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? भाई पहली बात तो ध्यान रखोगे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, सूर्य का प्रकाश सूर्य पे चंद्रमा पर गिरता है और उसको परावर्तित कर कर हमारे तक भेजता है। तो जो चंद्रमा परावर्तित करके पृथ्वी तक भेज रहा है वहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है वो पूछा आपसे। ए ऑप्शन दे रखा है 1.28 सेकेंड, बी में 500 सेकेंड, सी में 3 मिनट और डी में 90 सेकेंड। तो आंसर कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई 1.28 सेकेंड या फिर लगभग 1.3 सेकेंड भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो दोनों ध्यान रखोगे, बट ये जरूर ध्यान रखना है आप लोग इसको मिनट ले बैठते हो 1.3 और ऑप्शन में आपको 90 सेकेंड जैसे ये डाल रखा मिल जाता है उसी पर टिक कर देते हो, नहीं, यानी कि ये 2 सेकेंड से भी कम है, ये सेकेंड ही है, 2 सेकेंड से भी कम समय लगता है। तो 1.28 या 1.3 सेकेंड चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। तो ए ऑप्शन था। बी ऑप्शन में 500 सेकेंड दे रखे हैं। जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय है। भाई क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है तो 500 सेकेंड या फिर कह सकते हो 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, क्योंकि 500 सेकेंड का मिनट और सेकेंड बनाओगे तो 8 मिनट और 20 सेकेंड बनते हैं। तो दोनों याद रखना है हमें। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में होता है। भाई यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है या फिर सबसे कम किस में होता है। तो भाई सबसे अधिक ध्यान रखोगे निर्वात में,
और उससे कम गैस पदार्थों में कह दोगे, गैसों में कहोगे, और उससे भी कम द्रव पदार्थों में, सबसे कम ठोस पदार्थों में, सबसे कम ठोस पदार्थों में। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा गया है कि भाई प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए दोनों में लगभग बराबर है। कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, लेकिन यहां पर जरूर ध्यान रखोगे मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए भाई। आगे प्रकाश का वेग पूछा है हवा या निर्वात में, तो 3 × 10⁸ रट लेते हो आप, आगे इकाई का ध्यान नहीं रखते, तो इकाई को चेंज करेगा तो पावर चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना है भाई। जैसे किलोमीटर में चेंज कर देता है कि भाई 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड ऑप्शन डाल देता है, और ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता, और एक ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं कह देता है। फिर आप सोचते हो कि 3 × 10⁸ तो है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं पर पहुंच जाते हो आप, नहीं। तो फिर आपको दिमाग लगाना है कि भाई मीटर प्रति सेकंड की जगह क्या बना दिया? किलोमीटर प्रति सेकंड बना दिया, यानी मीटर का किलोमीटर बनाया है, तो आप जो मीटर वाला है उसको क्या करोगे? 1000 से भाग कर दोगे, और 1000 से भाग करोगे तो वैल्यू क्या हो जाती है? फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इसी तरह सेंटीमीटर में भी डाल सकता है, तो सेंटीमीटर में कितना होगा भाई? 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यानी इकाई का जरूर ध्यान रखना आपको कि इकाई क्या डाल रखी है। यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड होगा तो 10⁸ ही कहेंगे, और बाकी चेंज कर रहा है तो फिर किलोमीटर या सेंटीमीटर, उसके अनुसार ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखोगे कि भाई प्रकाश का वेग पानी में कितना होता है, वो भी ध्यान रखना है कि भाई पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह कांच में भी ध्यान रखोगे, कांच या ग्लास में 1.97 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि पानी में भी कांच में भी पूछ सकता है हमारे से, हवा या निर्वात में, और ये भी दोनों साथ साथ ध्यान रखेंगे, इनमें भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन में होता है। तो भाई सबसे पहले तो परावर्तन क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए हमें। प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे ये कोई सतह है या कोई माध्यम है भी, तो यहाँ से हम प्रकाश की किरण भेज रहे हैं, और इस सतह से टकराकर इस सतह पर जहाँ पर टकराती है वहाँ पर एक अभिलंब खींचा जाता है भी, नॉर्मल खींचा जाता है, यानी इस पर 90 डिग्री के कोण बनाया जाता है। और अभिलंब से ये किरण जितना कोण बना रही है वो आपतन कोण कहलाता है। तो इस पर टकराने के बाद वो वापस उसी माध्यम में चली जाती है, और जिस एंगल से आती है उसी एंगल से चली जाती है, यानी ये एंगल परावर्तन कोण और ये आपतन कोण कहलाता है। और इसमें ये कंडीशन है कि जो कोण आई है वो किसके बराबर? कोण आर के बराबर होना चाहिए भाई, यानी जिस एंगल से वो इंसिडेंट होती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कई बार सिंपल सा क्वेश्चन कह दे कि प्रकाश की किरण किसी सतह से अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बनाती हैं, 30 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो अभी परावर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री होता है। परावर्तन कोण 30 डिग्री होगा, याद रखोगे। और यदि इसी के समानांतर आती हैं भाई, अभिलंब के समानांतर आती हैं, यानी कि जो आई कोण है वो कितना? 0 डिग्री होता है भाई, अभिलंब के पैरेलल है, तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा, ध्यान रखोगे इस बात का। तो पूछा है कि परावर्तन के लिए कौन सा सही है, तो भी जो कोण आई है वो आर के बराबर होना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। तो ए ऑप्शन था इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस में अपवर्तन नहीं होता? तो पहले अपवर्तन ही पता होना चाहिए, इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहेंगे। प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाना अपवर्तन कहलाता है। भाई जैसे
ये कोई बाउंड्री है जो दो माध्यम को अलग अलग करती है, माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड। यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, जहाँ पर भी इसको टच कर रही है तो वहाँ पर अभिलंब खींचा जाता है, भी नॉर्मल खींचा जाता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है इस पर। तो यहाँ से इसके साथ जितना कोण बनाएगी वो आई कोण कहलाता है, आपतन कोण। अब देखो अभिलंब यहाँ पर नीचे की ओर भी खींचा जाएगा। अब इस किरण का रास्ता देखो सीधा तो इस तरह से होना चाहिए था, भाई सीधी जा रही है तो ऐसे जाएगी, लेकिन इस रास्ते को छोड़कर या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। वो दो कंडीशन है कि यदि वो सघन माध्यम से, भाई ये सघन माध्यम है डेंसर और ये विरल माध्यम है रेयर, यदि सघन से विरल में आती हैं तो वो अभिलंब से क्या करेंगी, दूर हट जाती हैं। भाई रास्ता को छोड़कर अभिलंब से दूर चली जाती हैं। उल्टा कह सकते हैं, यदि विरल से सघन में जाती हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। तो इसके लिए भी दो कंडीशन जरूरी हैं। तो अब इन्होंने पूछा है कि भाई अपवर्तन में कौन सा नहीं होता, ये एग्जाम्पल है इनके, तो इनमें कौन सा नहीं होता देखेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है कि पानी में गिरे हुए सिक्के का ऊपर दिखाई देना, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। जैसे बाल्टी लो पानी की, सिक्का डाल दो, आप उसमें देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। इसी तरह समुद्र में जो मछली है वो अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देती है, हमें ऐसा लगता है कि ऊपर ही है, लेकिन एक्चुअल में ऊपर नहीं होती वो। दूसरा ऑप्शन है पानी में पेंसिल का तिरछा दिखाई देना। भाई पानी का गिलास है, उसमें पेंसिल या कोई छड़ आधी डुबो दो, आधी पानी में और आधी बाहर, तो हमें ऐसा लगता है कि वो टूटी हुई नजर आती है या तिरछी दिखाई देती है, तो वो भी अपवर्तन के कारण ही होता है। इसी तरह तारों का चमकना, ये भी अपवर्तन के कारण ही है। भाई रात को जो तारे टिमटिमाते हैं, तारे चमकते हैं, तो वो भी अपवर्तन के कारण ही है। तो पूछा है कौन सा नहीं होता, तो यानी डी ऑप्शन कहेंगे तीनों में होता है। भाई इनमें तो होता है अपवर्तन, तो डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। याद रखोगे परिभाषा क्या थी, प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। याद रखोगे। तो यहां पर डी आंसर था इसका। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्रभाव पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो पहले तो हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन पता होना चाहिए। भाई TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसी के बारे में। प्रकाश की किरणों का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अपवर्तित होते हुए वापस उसी माध्यम में आ जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। भाई जैसे यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, अब जहां पर भी इसको टच कर रही है तो एक अभिलंब खींचा जाएगा, और अभिलंब खींच रहे हैं, अभिलंब खींचेंगे भाई सीधी सी लाइन, एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। अब ये जो प्रकाश की किरण है इसे आई कोण बना रही है, आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब को सीधा करो, यानी इसका रास्ता तो किरण का ये वाला था, लेकिन इस रास्ते को छोड़कर कहां पर, इधर मुड़ जाती है भाई। इसी तरह से आप और दूसरी किरण डालेंगे इस पर, जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, अब यहां पर भी अभिलंब खींचा जाएगा और नीचे की ओर भी अभिलंब खींचो। तो देखो इसका रास्ता तो क्या था, ये वाला था, लेकिन यहाँ पर तो आई था और इसको हम आई डैश कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या करती है, प्रकाश की किरण इस बाउंड्री पर ही आ जाती है। तो जो ये आई डैश है वो क्या कहलाता है, इसका क्रांति कोण कहलाता है वे, क्योंकि ये इसे अभिलंब से कितना 90 डिग्री का कोण बनाती है। भाई रास्ता तो सीधा होना चाहिए था इसका, लेकिन इस रास्ते को छोड़कर वो अभिलंब से दूर मुड़ेगी। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला सघन माध्यम है और नीचे वाला विरल माध्यम है। तो सघन से विरल में जाती है तो क्या करती है, वो अभिलंब से दूर मुड़ती है। इसी तरह एक कंडीशन और लेंगे हम, भाई जैसे प्रकाश की किरण ये आ रही है और अभिलंब यहां पर हमने ड्रा कर दिया इस पर, तो अब ये क्या करती है कि जो ये कोण था, आपतन कोण था, यहां पर इसके लिए इस माध्यम में ना जाकर क्या करती हैं, वापस उसी माध्यम में आ जाती हैं। तो वो फिनोमिना, वो घटना प्रकाश का
पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती हैं। भाई जैसे फर्स्ट केस ये था, सेकंड ये था और थर्ड केस ये हो जाता है कि हम जो आपतन कोण है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। इसके लिए आपतन कोण ये था तो इसी माध्यम में थी, ये दूसरे माध्यम में थे। अब हमने क्या किया, जो आपतन कोण है उसको बढ़ाया, यानी जो आई डैश है वो सी के बराबर कर दिया। सी क्या है, क्रांति कोण। क्या होता है क्रांति कोण? किसी माध्यम के लिए आपतन कोण का वह न्यूनतम मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। तो आपतन कोण का न्यूनतम मान क्या कहलाता है? क्रांति कोण कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है भी, क्रांतिक कोण कहलाता है। अभी भी देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ है दूसरी कंडीशन में। अब हम क्या करेंगे, इस आपतन कोण को और बढ़ाएंगे तो फिर वो प्रकाश की किरण इस माध्यम में ना रुककर वापस उसी माध्यम में आ जाती हैं, तो वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो इस हमें क्या दिखाई दे रहा है जी, कोण जो आपतन है वो बड़ा होना चाहिए, किससे? क्रांति कोण से। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखोगे इसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो कोण आई है वो कोण सी से बड़ा होना चाहिए। आई क्या है? आपतन कोण। सी क्या है? क्रांति कोण है। दूसरी कंडीशन, जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आनी जरूरी होती है, तभी TIR होता है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, तो भाई डायमंड का चमकना, हीरे का चमकना, इसी के कारण होता है भाई। इसी तरह रेगिस्तान में जो मिराज है, मिराज इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में कहोगे मरग तृष्णा, हिंदी में मरग तृष्णा। भाई रेगिस्तान में मरग तृष्णा का बढ़ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ऑप्टिकल फाइबर में भी इसका यूज होता है भाई, उसमें भी सघन मीडियम से रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम में किरण जाती हैं तो वापस वो सघन में आ जाती हैं। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर में भी इसका यूज होता है। तो तीनों में यूज हो रहा है, तो आंसर कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो भाई इस तरह से इसके ये एग्जाम्पल डाल रखे हैं, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं। तो डी ऑप्शन था इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्यतिकरण क्या होता है। प्रकाश का व्यतिकरण, तो भाई प्रकाश की किरण होती हैं और दो किरण ऐसी हो कि भाई जिनका आयाम और आवर्ती और दिशा एक जैसी हो, तो वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर जाती हैं, अध्यारोपण कर जाती हैं, तो वो प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है, इंटरफेरेंस कहलाता है। तो अब इसमें किसका उदाहरण नहीं है पूछा है ये, तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि पानी की सतह पर तेल की बूंद का रंगीन दिखाई देना, ये व्यतिकरण के कारण ही होता है, इंटरफेरेंस के कारण ही होता है, क्योंकि जो उसकी तरंग है वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाती हैं। इसी तरह बी में दे रखा है पानी में साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, ये भी व्यतिकरण के कारण ही होता है बी। सी ऑप्शन दे रखा है सूर्य उदय या अस्त होते समय लाल दिखाई देना, तो ये नहीं होता इसके कारण, ये प्रकीर्णन के कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है कि सूर्य उदय या अस्त होते समय लाल दिखाई दे। तो पूछा है कि कौन सा इसका उदाहरण नहीं है, तो सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। सी किसका है भाई? प्रकीर्णन का है, याद रखोगे, स्कैटरिंग का है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी दीप्त वस्तु है? तो दीप्त वस्तु यानी ऐसी वस्तु जिनका अपना प्रकाश होता हो, जो अपने प्रकाश से चमकती हो, दीप्त वस्तु कहलाती हैं। तो भाई चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से चमकती है। बल्ब, अकेला बल्ब कह रहा है, जलता हुआ बल्ब कहता तो हम कह देते कि भाई दीप्त में है, जलती हुई मोमबत्ती कहता तो दीप्त में ही होती, लेकिन अकेली मोमबत्ती है, क्या वो हमें प्रकाश दे रही है? क्या नहीं देती, जलती हुई मोमबत्ती हमें प्रकाश देगी। तो भाई यहाँ पर पूछा है दीप्त वस्तु जो तारे हैं उनका अपना खुद का प्रकाश होता है भाई, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जैसे सूर्य भी एक तारा ही है जो हमें उष्मा और प्रकाश देता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में किस में प्रकाश की किरणों का सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना जरूरी होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बातचीत कर रहे थे हम कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरणों का सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना जरूरी होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। सघन का मतलब थोड़ा गाढ़ापन, विरल का मतलब पतलापन। गाढ़ापन का मतलब भाई जैसे पानी से हवा में किरण आ रही है, कांच से पानी में किरण आ रही हैं, यानी गाढ़े से पतले में, सघन से विरल में, यानी कि गाढ़ा का मतलब जिसका अपवर्तनांक ज्यादा हो, विरल का मतलब जिसका अपवर्तनांक कम हो, ध्यान रखोगे।
विक्षेपण क्या होता है भाई? विक्षेपण प्रकाश की किरणों का किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। ध्यान रखोगे कि भाई जैसे प्रिज्म होती है, ये प्रिज्म है, प्रकाश की किरण इस पर इंसिडेंट हो रही है, तो क्या करेंगी ये भाई? इधर से ऐसे, फिर इस तरह से घूम जाती हैं, तो इस तरह से ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। तो इस तरह से इनका क्रम बन जाता है प्रकाश के 7 रंगों का। क्या किससे याद रखेंगे उसे? विबग्योर से ध्यान रखना है भी, यहाँ पर लिख देते हैं विबग्योर। इससे ध्यान रखना है कि आर है रेड और वी है वोयलेट बैंगनी। तो जो लाल रंग है वो सबसे ऊपर, वोयलेट बैंगनी है वो सबसे नीचे होता है। अब देखो इस प्रकाश की किरण का रास्ता तो ये था, लेकिन ये विचलित हो जाती है भाई, इधर से मुड़ जाती है। क्या था ये? यानी कि प्रकाश की किरणों का किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाना विक्षेपण कहलाता है। और जो ये रंगों का समूह बन गया, ये रंगों का समूह क्या कहलाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। रंगों का समूह क्या कहलाता है? वर्णक्रम कहलाता है भाई, स्पेक्ट्रम कहलाता है। वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम याद रखोगे भाई। सीधी सी बात है, यदि क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की किरणों का प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और जो 7 रंगों का समूह है वो वर्णक्रम कहलाता है। साथ में याद रखोगे कि जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य इंग्लिश में वेवलेंथ कहोगे, तथा प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। बाकी सारी चीजें अधिक किसकी कहेंगे? वोयलेट की। बाकी का मतलब भाई जैसे विचलन कोण है, विचलन कोण का मतलब देखो जाना तो इसको इस तरह से था, लेकिन ये डाइवर्ट हो जाती है, ये लाल के लिए और ये बैंगनी के लिए। तो विचलन कोण सबसे अधिक है बैंगनी का, अपवर्तनांक भी सबसे अधिक है बैंगनी का, आवर्ती भी सबसे अधिक है बैंगनी की, और प्रकीर्णन भी सबसे अधिक है बैंगनी का। तो ये 4-5 पॉइंट है, याद रखोगे आप इनको। लाल रंग के लिए 2 चीज याद रख लो, अधिक तरंग दैर्ध्य और एक प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहेंगे इंग्लिश में, तो वो भी लाल रंग का अधिक होता है। बाकी हम अधिक किसके लिए? बैंगनी के लिए ध्यान रखोगे। बाकी चीजें पढ़ चुके हैं, तो आंसर कौन सा? बी ऑप्शन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो आवर्ती नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई। वेग भी चेंज हो जाता है, दिशा भी चेंज होती है, तो इसलिए इसमें हम आवर्ती नहीं चेंज होती, ध्यान रखोगे फ्रीक्वेंसी। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरणों का प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाना। अभी अब बातचीत कर रहे थे भाई विक्षेपण, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वर्णक्रम क्या होगा? रंगों का समूह वर्णक्रम कहलाता है। व्यतिकरण क्या होता है? इंटरफेरेंस। अभी बातचीत कर रहे थे प्रकाश की किरणों का जो 2 किरण होंगी उनका आयाम, एम्पलीट्यूड और आवर्ती और दिशा सेम होती है, तो एक दूसरी पर सुपर इम्पोज हो जाती है, वो व्यतिकरण कहलाता है। तो यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट है, प्रकाश के कौन से रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? भाई अभी बातचीत कर रहे थे लाल रंग की सबसे अधिक होगी तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। सबसे कम पूछे तो बैंगनी की। तो लाल के लिए 2 चीज अधिक याद रखोगे, तरंग दैर्ध्य और प्रकाश संश्लेषण कौन से रंग का अधिक होता है? तो लाल रंग का अधिक होता है। नेक्स्ट है, रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होते हैं, तो प्राइमरी कलर प्राथमिक रंग किससे याद रखेंगे? गब्बर से याद रखना है भाई। GBR, जी से कहेंगे ग्रीन और बी से ब्लू, आर से रेड। हरा, नीला व लाल, तो ऑप्शन उठाओ कौन सा है? हरा, नीला व लाल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई। पहले में पीला दे रखा है नहीं, इसी तरह सी में भी पीला है, उपरोक्त सभी कह नहीं सकते, तो कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा प्राथमिक रंग होते क्या हैं वो भी ध्यान रखना था हमें कि भाई हम प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो भाई ऐसे रंग जो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक रंग कहलाते हैं, यानी इनको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। एक होता है द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर, यानी प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाए जाने वाले रंग सेकेंडरी कलर कहलाते हैं, और उनको ध्यान रखना है आपको ट्राइंगल के द्वारा। इस तरह से
बी आर, इसे ध्यान रखोगे। अब जी क्या है, ग्रीन है भी हरा, और बी क्या है, ब्लू नीला, आर क्या है, रेड है भी लाल, रेड लाल। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं कि जो हरा है उसको और लाल को मिलाते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो कैसा बनेगा, पीला बनता है भी येलो। इसी तरह से ग्रीन को मिलाओ और नीले को मिलाओ तो इन दोनों को मिलाने से कैसा, गहरा नीला बनता है, गहरा नीला, या फिर श्यान रंग भी कह सकते हैं, और या फिर इसको पिकॉक रंग भी कह सकते हैं भी, पिकॉक, 2-3 नाम है, याद रखोगे। इसी तरह लाल को और नीले को मिलाएंगे तो कैसा बनेगा, कथई बनता है भी, कथई, इंग्लिश में कहते हैं मेजेंटा, इंग्लिश में मेजेंटा याद रखोगे। तो कथई या मेजेंटा लाल और नीला को मिलाने से बनते हैं, तो ये द्वितीयक रंग कहलाते हैं। और यदि प्राथमिक में द्वितीयक इन सभी को मिला दिए जाएं तो क्या बनता है, व्हाइट कलर बनता है भाई, जो इन सभी का पूर्व कलर कहलाता है। तो याद रखोगे यहाँ पे कि द्वितीयक रंग कौन से और प्राथमिक कौन से। तो प्राथमिक को ध्यान रखना है ज्यादा, और गब्बर से याद रखोगे जी बी आर, जी से ग्रीन कहोगे, बी से ब्लू, रेड, आर से रेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक इंद्रधनुष में। अच्छा, इंद्रधनुष क्या होता है वो भी ध्यान रखना हमें कि भाई ये विक्षेपण का एक अच्छा उदाहरण है। विक्षेपण भाई जो प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश से 7 रंगों में विभाजित हो रहा था, तो विक्षेपण यानी 7 रंग। इसी तरह इंद्रधनुष में भी 7 रंग बन जाते हैं। तो विक्षेपण किसका उदाहरण, विक्षेपण का उदाहरण इंद्रधनुष है। और इंद्रधनुष में फिनोमिना पूछता है तो परावर्तन भी, अपवर्तन भी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी, तीनों फिनोमिना होते हैं। तो यहाँ पर इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की बात कर रहा है। अब इंद्रधनुष बारिश के मौसम में बनता है और सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। भाई सूर्य पूर्व में है तो ये पश्चिम में बनेगा, सूर्य पश्चिम में है तो ये पूर्व में बनेगा, यानी विपरीत दिशा में बनता है। अब 2 प्रकार के इंद्रधनुष हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो द्वितीयक में क्या होता है, जो लाल रंग है वो सबसे ऊपर और बैंगनी है वो सबसे नीचे होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्राथमिक में लाल रंग सबसे बाहर दिखाई देगा आपको इंद्रधनुष में। इस तरह से इंद्रधनुष बन रहा है तो ये रंग बनेंगे, तो सबसे ऊपर आर होगा और सबसे नीचे कौन सा, वोयलेट होता है। तो याद रखोगे। इसी तरह से यदि द्वितीयक इंद्रधनुष में पूछता है तो उल्टा कहेंगे, जो बैंगनी है वो तो ऊपर हो जाएगा और रेड है वो नीचे हो जाता है सेकेंडरी रेनबो में। तो ए ऑप्शन था इसका। नेक्स्ट है भी निम्न में किसमें प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन क्या होता है बे, प्रकाश की किरणों का किसी सतह से या धूल मिट्टी के कणों से या हवा के कणों से टकराकर बिखर जाना प्रकीर्णन कहलाता है भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके उदाहरण पूछ सकता है हमारे से। तो किसमें प्रकीर्णन होता है वो पूछा है। तो भी आसमान व समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण ही होता है भाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। भाई यदि आपसे पूछ ले कि चंद्रमा की सतह से हम ऊपर देख रहे हैं, भाई चंद्रमा की सतह पर चले गए, वहां से यदि ऊपर देखते हैं तो आसमान हमें काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकीर्णन संभव नहीं है प्रकाश का। भाई वहां पर हवा के मॉलिक्यूल नहीं है, हवा के अणु नहीं है, और हवा के अणु नहीं है तो फिर प्रकाश का प्रकीर्णन संभव नहीं है, जिस कारण वहां से आप आसमान देखोगे तो कैसा, काला दिखाई देगा। तो ध्यान रखना इस बात का। सूर्य उदय होने से थोड़ा पहले तथा अस्त होने के थोड़ी देर बाद तक दिखाई देना, तो ये नहीं है भाई, इसमें अपवर्तन के कारण होगा। कांच के घिसे हुए भाग का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होगा। इंद्रधनुष का बनना विक्षेपण का होगा। तो कह रहा है कि किसमें है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर, कि आसमान में समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना किसके कारण है, प्रकीर्णन के कारण होता है भाई। एक और याद रखेंगे साथ साथ, सूर्य उदय होते समय और अस्त होते समय लाल दिखाई देना वो भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है। उस समय जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन औरों की अपेक्षा अधिक होता है, तो याद रखोगे उसे। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था इसका। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक से ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित
इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।